हेलो एवरीवन। ये इकोनॉमिक्स थ्रू क्वेश्चंस का 7वां लेक्चर है। ये लेक्चर सीरीज हमने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि इकोनॉमिक्स में जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम हम सॉल्व कर लें। यूपीएससी में ऐसा देखा गया है कि 100 में से प्रीलिम्स एग्जाम में 100 में से 30 से 35 सवाल ऐसे होते हैं जो कि काफी बेसिक लेवल पे होते हैं। ऐसे सवाल आपके कॉमन जो टेक्स्ट बुक है जैसे लक्ष्मीकांत हो गया या फिर रमेश सिंह या विवेक सिंह जो भी आप फॉलो करते हो इकोनॉमिक्स के बुक्स, पीएमएफआईएस या किसी और का भी इन्वायरमेंट का बुक, तो वहां से बहुत ही डायरेक्टली आता है। या फिर जो क्वेश्चंस आए हैं ना उसके कॉन्सेप्ट इन बुक्स में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो ये इंश्योर किया करना चाहिए आपको कि ऐसे क्वेश्चंस गलत ना हो। अगर आप जो 30-35 है, अगर सपोज कि 35 बेसिक क्वेश्चन आए हैं और वहां पर आप 32 सॉल्व कर देते हो तो बहुत ही इजिली कट ऑफ को आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि जो बाकी के 65 से 70 सवाल हैं वो काफी रैंडम होता है। उसके बारे में कुछ श्योरिटी नहीं है कि आप ये अगर टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो या फिर ये कंटेंट पढ़ रहे हो तो वो आएगा ही वो। आप उन बाकी 65 क्वेश्चंस को टारगेट नहीं कर सकते हो जितना इजिली आप 30 से 35 क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर, वो है 5 ईयर प्लान्स। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी या तो एक पूरा का पूरा क्वेश्चन 5 ईयर प्लान पे फ्रेम कर सकता है, या फिर जो ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है तो फिर वहां पर एक सवाल या दो स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है जो कि 5 ईयर प्लान पर बेस्ड हो। और जहां तक बात है स्टेट पीसीएस की, तो वहां पर डायरेक्टली आ सकता है कि ये स्कीम किस 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुआ था, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट किस 5 ईयर प्लान में लाया गया था। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991? So, which of the following has have occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991? ये 2017 का सवाल है। Share of agriculture in GDP increased enormously. Share of India's exports in world trade increased. FDI flows increased. India's foreign exchange reserves increased enormously. Then select the correct answer using the code below. अब इसको सॉल्व करते हैं। ये अगर इसे सॉल्व करें तो ये काफी आपको इजी सा क्वेश्चन होगा, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एलपीजी रिफॉर्म का उस पर बेस्ड है। और ये जैसे कि अगर आप 8th 5 ईयर प्लान में ये सारी चीजें हुई थी, तो बेसिकली 8th 5 ईयर प्लान पर ये बेस्ड है। तो अब इसका आंसर सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो कम हो गया था काफी ज्यादा, जबकि सर्विसेज सेक्टर का जो है वो काफी बढ़ गया था। तो ऑप्शन ए गलत, वन जो स्टेटमेंट वन है वो गलत है। तो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन गलत हो जाएंगे? तो ए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए है, और डी गलत हो गया। अब अगर बी और सी में देखते हैं तो दो और तीन तो कॉमन ही है, यानी कि आंसर डिपेंड करेगा कि फोर्थ स्टेटमेंट सही है या नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। अगर आपको पता होगा कि 1991 का रिफॉर्म लाया ही इसलिए गया था क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट कर सकता था। तो वहां पे काफी एक फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास काफी कम हो गया था। लेकिन जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाया, जब हमारे वर्ल्ड ट्रेड बढ़े, तो वहां से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी काफी बढ़ा था। तो यहाँ पे ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये सही है, यानी कि यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर बी होगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और 3 को भी देख लेते हैं। टू है, शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड। तो ये सही है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को लाया गया था। हमारे जो ट्रेड रिलेशंस थे दूसरे कंट्रीज से वो इम्प्रूव हो गए थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का भी इंडिया मेंबर बन गया था 1995 में, तो उससे भी ट्रेड जो है एक्सपोर्ट्स है काफी बढ़ा था। और दूसरा है कि जब इकोनॉमी खुल गया
तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा आने लगे थे। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब ये सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो सवाल होते हैं ना, ये जैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हो आरबीआई ग्रेड बी सिट बी, इन सब में जहां पर बेसिक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पे ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब इसका पहला स्टेटमेंट है, इट वाज इश्यूड इन 1994, इट लेड डाउन द फ्रेमवर्क फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, classified Indian industries into three broad categories, and fourth one is basic industries were kept under the control of central government. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो है कि वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद आया था। ये स्टेटमेंट डालने का सिर्फ एक पर्पस था, ये चेक करने के लिए कि आप ये चेक कर पाओ कि पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिपेंडेंस के पहले आया था या बाद में। एग्जैक्ट ईयर ना भी पता हो फिर भी आपको बेसिक आइडिया होगा कि पहला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 1948 में आया था, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बस ये एक चेक करने के लिए था कि जो पॉलिसी था वो इंडिपेंडेंस के पहले आया था या बाद में। तो स्टेटमेंट वन गलत है। दूसरा है, इट लेट डाउन द फ्रेमवर्क फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये बहुत ही कॉमन सा नॉलेज है कि यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था उसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट कर रहा था, अनलाइक कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। तीसरा स्टेटमेंट है, इट क्लासिफाइड इट क्लासिफाइड इंडियन इंडस्ट्रीज इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। अब ये जो है ना ये गलत है। ये जो थ्री ब्रॉड कैटेगरीज है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ने किया था। थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में 1948 वाला जो है उसमें चार कैटेगरीज थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और चौथा है, बेसिक इंडस्ट्रीज वेयर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सही है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, तो फिर इसका आंसर बी हो जाएगा, ओनली टू। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है ये रिगार्डिंग टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स है। जब हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रहे थे स्टार्टिंग में, तो दो स्कूल ऑफ थॉट थे, दो टाइप के इकोनॉमिस्ट थे, और उन्हीं के बीच में एक काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट था कि इंडिया का जो इकोनॉमिक पाथ होना चाहिए, डेवलपमेंट पाथ होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो बॉम्बे स्कूल है और एक कलकत्ता स्कूल था। तो अब इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, प्रोफेसर पीसी महलनोबिस बिलोंग टू कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट। कैलकाटा स्कूल फेवर्ड कैपिटल इंटेंसिव एंड हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड वन इज कैलकाटा स्कूल फेवर्ड प्रोडक्शन ऑफ वेज गुड्स। एंड द फोर्थ वन इज इंडिया हैज लार्जली फेवर्ड कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट। अब ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि प्रोफेसर पीसी महलनोबिस बिलोंग टू कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट, तो ये सही है। ये इंडियन स्कूल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से ऑफ कोलकाता से के हेड भी रह चुके थे पीसी महलनोबिस। और दूसरा है, कैलकाटा स्कूल फेवर्ड कैपिटल इंटेंसिव एंड हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट वालों का मानना ये था कि सिंस जो हमारी पब्लिक है उसके पास बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कि बड़े बड़े मशीन्स बनते हैं, उसे बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट को उठानी चाहिए, जिसको कि हम कैपिटल इंटेंसिव या बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो सिंस उससे क्या होगा कि जब बड़े बड़े मशीन्स बन जाएंगे, तो उन मशीन्स को यूज करके हम जो कंज्यूमर गुड्स है वो बना सकते हैं। तो ये बेसिक उनका आइडिया था। इसलिए वो लोग फेवर कर रहे थे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को। जबकि बॉम्बे स्कूल ऑफ
थॉट जो था वो वेज गुड्स को प्रमोट कर रहे थे। वहां पे क्या था कि बॉम्बे स्कूल वाले क्या कह रहे थे कि हमें बड़े बड़े मशीन्स नहीं बनानी चाहिए, हमें छोटी छोटी कंज्यूमर गुड्स बनानी चाहिए, जैसे कि मैच बॉक्स हो गया, या फिर अभी के टाइम पे देख लो तो हम वॉशिंग मशीन बनाते हैं, हम साइकिल बनाते हैं, ऐसे जो है ना, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब हम ऐसे छोटी चीजें बनाएंगे तो पहला तो जो हमारे लोगों की जरूरत है हम उसे पूरा कर पाएंगे। दूसरा, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारी सोसाइटी में है हम उसको भी टैकल कर पाएंगे। फिर क्या होगा, जो हमारे जो गुड्स बन रहे हैं काफी चीप से, डेली यूज के प्रोडक्ट्स है, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, और उस एक्सपोर्ट से जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रिएट होगा उससे हम कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि ताइवान और कोरिया ने किया था। तो इनका ये था, तो बेसिक डिफरेंस क्या था कि कलकत्ता स्कूल ऑफ थॉट मान रहा था कि हमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए, जबकि बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट मान रहा था कि हमें वेज गुड्स, मतलब जो छोटे छोटे कंज्यूमर गुड्स है उस पर फोकस करना चाहिए। तो स्टेटमेंट फोर जो है ये बॉम्ब थर्ड जो है वो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट के लिए है, ना कि कलकत्ता के लिए। और चौथा स्टेटमेंट है इंडिया हैज लार्जली फेवर्ड कलकत्ता स्कूल ऑफ थॉट। तो ये सही है, जैसा कि आप 5 ईयर प्लान में पढ़ो भी होगे कि सेकेंड, जैसे सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वहां पे, क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान के पहले ही ये सारा डिबेट चल रहा था, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपने देखा होगा कि कैसे हमने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर किया था और बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए थे, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया था। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ओनली थ्री। अब चौथा है, क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 5 ईयर प्लान्स। फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस्ड अपॉन heavy industrialization. Many irrigation projects were initiated during first 5 year plan. It was based upon Harrod-Domer model. India was able to achieve the targeted growth rate. अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस्ड अपॉन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? अब जब इंडिया भारत को जब आजादी मिली, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट कब से किया गया था? 1951 टू 1956। अब जब इंडिया को आजादी मिली थी तो वहां पे सबसे बड़ा कंसर्न था, वो था भूखमरी, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे फेमाइन्स पड़ चुके थे और खाने की बहुत कमी थी। इसलिए उस समय इमीडिएट नीड जो फील किया गया था वो था कि हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। इसीलिए एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे, जैसे कि वाकरा डैम। तो ये स्टेटमेंट सही है। जब और ये जो है कि इट वाज बेस्ड अपॉन हेरोल्ड डोमर मॉडल, ये भी सही है। इंडिया वाज एबल टू अचीव द टारगेटेड ग्रोथ रेट, ये सही है, क्योंकि इंडिया उसका जो ग्रोथ रेट था वो 3.6% था। यहाँ पर ग्रोथ रेट जो था वो 3.6% था, जबकि जो टारगेटेड था वो सिर्फ 2.1% था। तो बहुत ही अच्छे से इंडिया ने अचीव किया था, तो इसका आंसर ओनली थ्री हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक हुआ था? 1956 टू 1961 तक। इट was drafted and planned by PC Mahalanobis. It stressed upon rapid industrialization. It promoted import substitution while government focused upon basic heavy industries. Production of consumption goods were left to households, village and cottage industries. तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट वन इज इट वाज ड्राफ्टेड एंड प्लान्ड बाय पीसी महलनोबिस। तो अभी जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पीसी महलनोबिस बिलोंग टू कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट। और जैसा कि आपने देखा होगा कि ऑल लॉन्ग रन में कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट पे डोमिनेट किया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन जो है वो सही है। दूसरा था कि सिंस ये कलकत्ता स्कूल ने इन्फ्लुएंस किया था सेकेंड 5 ईयर प्लान को, तो वहां पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्ट्रेस किया गया था।
और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी को भी प्रमोट किया गया था। और ये भी सही है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो था उसने बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करा था, जबकि कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड्स, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए छोड़ दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसका रीजन क्या दिया गया था कि जो हमारे जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसके पास अभी इतना सेविंग है नहीं कि वो हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर पाए, तो गवर्नमेंट को वहां पर आकर कर लीड रोल लेना ही पड़ेगा। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर खुद से बना सकता है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। Further, the idea of socialist pattern of society divided industries into three categories, stabilized license rise in India। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला है इट फर्दर्स द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, तो ये सही है क्योंकि यहाँ पर जो मेजर रोल था इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो गवर्नमेंट ने खुद के पास रखा था, और जो प्राइवेट सेक्टर था वो बेसिकली एक सपोर्टिव रोल में था। दूसरा है इट डिवाइडेड इंडस्ट्रीज इनटू थ्री कैटेगरीज, तो ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर क्या था कि एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर और एक ऐसा सेक्टर जहां पर कि दोनों को एग्जिस्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर टोटल तीन टाइप के सेक्टर्स थे, तो तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया था इंडस्ट्रीज को। इस्टेब्लिश्ड लाइसेंस राज इन इंडिया, तो ये भी सही है क्योंकि बहुत ही इंट्रूसिव काइंड ऑफ का पॉलिसी था। जैसे कि कोई कंपनी अगर 20 करोड़ की हो गई है, तो अब अगर उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने पड़ते थे। जो टैक्स रेट होता था उसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। तो एक काइंड ऑफ एक लाइसेंस राज क्रिएट हो चुका था इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बाद। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्ड 5 ईयर प्लान। अब जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, इट फोकस्ड अपॉन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड 5 ईयर प्लान कहाँ से कहाँ तक हुआ था? 1961 टू 1966। This plan was highly successful, witnessed events like Chinese aggression. During this plan, USA refused to renew PL 480 agreement. This FY was 5 year plan was followed by a plan holiday. अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला है द फोकस वाज अपॉन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नो, फोकस वापस से एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वाज अ मेजर थ्रस्ट एरिया। और जो स्टेट्स है उसने कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लिए थे, जैसे कि सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, पंचायत इलेक्शंस, इन सब पे फोकस किया गया था। हाईली सक्सेसफुल नहीं, ये हाईली अनसक्सेसफुल इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टारगेटेड ग्रोथ रेट जो था वो था 5.6%, जबकि अचीव कितना कर पाया था ये? सिर्फ 2.4%। तो दिस वाज हाईली अनसक्सेसफुल। इट विटनेस्ड इवेंट्स लाइक चाइनीज एग्रेशन, इंडो पाक वॉर, तो ये सही है। ड्यूरिंग दिस प्लान यूएसए रिफ्यूज टू रिन्यू 480 पीएल 480 एग्रीमेंट, ये भी सही है क्योंकि काइंड ऑफ वो इंडिया को पनिश करना चाह रहे थे, वो आर्म ट्विस्ट करना चाह रहे थे इंडिया को अपने बातों को मनवाने के लिए। अब उन्हें पता था कि इंडिया में फेमाइन हो चुका है, इंडिया में एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो इंडिया को ऐसे फोर्स करने के लिए पीएल 480 एग्रीमेंट को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। इसमें क्या था कि वो
अंडर PL 480 एग्रीमेंट वो इंडिया को फूड ग्रेन सप्लाई करते थे। दिस 5 ईयर प्लान वाज फॉलोड बाय अ प्लान हॉलीडे, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर फिर 3 प्लान आते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान कहाँ से कहाँ है? 1969 टू 1974। Then first statement is it was based on Gadgil formula. Two major objectives were removal of poverty and attainment of self-reliance. Nationalized 14 major banks. Lead bank scheme was launched. Huge success. अब पहला जो स्टेटमेंट है दिस वाज बेस्ड अपॉन गडगिल फॉर्मूला, ये सही है। टू ऑब्जेक्टिव्स वर रिमूवल ऑफ पोवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। अब जो है ये स्टेटमेंट गलत है। जो यहाँ पर ये जो है ना मेजर ऑब्जेक्टिव, जो थीम होता है या फिर इसको कह सकते हैं थीम, ये नहीं था रिमूवल ऑफ पोवर्टी। और इसको आप याद कैसे कर सकते थे कि जैसे जब इलेक्शन होता है, हो रहा था जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे, तो वहां पे वहां पे एक स्लोगन दिया गया था, इंदिरा हटाओ। तो कांग्रेस ने वहां पर स्लोगन दिया था काउंटर में, गरीबी हटाओ। तो ये जो है ये फिफ्थ प्लान में इसको लाया गया था, यानी कि 1974 से 1978 में आया था। द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 मेजर इंडियन बैंक्स, तो ये सही है। लीड बैंक स्कीम जो है ये क्योंकि 1969 में हुआ था, 1969 टू 70 के मंथ में सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। लीड बैंक स्कीम वाज लॉन्च्ड इन दिस 5 ईयर प्लान, ये भी सही है, ये भी 1969 में ही लाया गया था। ह्यूज सक्सेस, नो। टारगेटेड यहाँ पे 5.6% था और अचीव इसने किया था 3.3%। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पर टोटल 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग 5 ईयर प्लान्स? PTG group is a group within scheduled tribes was created for the first time during fourth 5 ईयर प्लान। फोर्थ यानी कि कब हुआ था? 1969 टू 74। Fifth 5 ईयर plan was followed by a rolling plan. Minimum needs program was launched in fifth 5 ईयर plan. 73rd and 74th Amendment Act were enacted during the eighth 5 ईयर plan. अब इसको सॉल्व करते हैं। PTG एज अ ग्रुप जो था वो रिकमेंड किसने किया था? ढेबर कमीशन ने। और इसको फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था सेपरेट एज ए सब कैटेगरी? 1973 में। उस समय इसको पीटीजी कहा गया था और अभी उसका नाम हो गया है पीवीटीजी। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज फॉलोड बाय रोलिंग प्लान, हाँ, दो दो बार चेंज किया गया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में लाया गया था जब टारगेट था पोवर्टी रिमूवल जो था, उसमें ही लॉन्च किया गया था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स, तो ये भी सही है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वेयर इनेक्टेड इन, अब 73rd कब आया था? 1993 और 94 में। एट्थ 5 ईयर प्लान की ये बात कर रहे हैं कि एट्थ 5 ईयर प्लान में ये सारा चीज किया गया था, तो इसके लिए जरूरी है कि एट्थ 5 ईयर प्लान का हमको ईयर पता हो। वो था 1992 टू 1997। तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसको हम यहाँ से हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, 73rd जो था वो 1992 में हुआ था,
और 74th कब हुआ था? ये दोनों 1992 में हुए थे। सॉरी, 94 नहीं था, 1992 में हुआ था। तो ये 8 5 ईयर प्लान में हुआ था। तो यहाँ से आंसर, चार वो स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑल फोर आर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 5 ईयर प्लान्स। Inclusive growth became the main objective for the first time in fifth 5 year plan. 12th 5 year plan was the last 5 year plan. Landmark Forest Rights Act was enacted in 10th 5 year plan. SBI was nationalized in the first 5 year plan. Air India was nationalized in the first 5 year plan. अब इसको हम इन लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो पहला स्टेटमेंट है कि इंक्लूसिव ग्रोथ बिकम द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिफ्थ 5 ईयर प्लान। अगर आप देखोगे तो इंक्लूसिव प्लान जो है ये डेवलप ही तब हुआ था जब ट्रिकल डाउन थ्योरीज ये सब फेल हो चुके थे। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है उस समय तक तो ऑलमोस्ट ये चल ही रहा था। जो इंक्लूसिव सॉरी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रिकल डाउन थ्योरीज उस समय प्रिविलेंट थे, तो इंक्लूसिव ग्रोथ मेन ऑब्जेक्टिव उस समय नहीं बना था। इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ये काफी लेट डेवलपमेंट है, आफ्टर 2000। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 12th 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान, तो ये सही है। लैंडमार्क फॉरेस्ट राइट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द 10th 5 ईयर प्लान, यानी कि 2000 से 2 से 7 तक, तो ये सही है। SBI was nationalized in 1955, और पहला 5 ईयर प्लान कितना से गया था? 1951 टू 1956 तक, तो ये भी सही है। एयर इंडिया जो है वो 1953 में नेशनलाइज हुआ था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ओनली 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट सारे 5 ईयर प्लान्स के जो भी मेजर एस्पेक्ट्स थे उसको हमने कवर कर लिया है। इसमें से बहुत ही जो ये टॉपिक है ये काफी फैक्चुअल भी है, और इसमें आपको बहुत ज्यादा रटना पड़ सकता है। तो आप इसको ऐसा करें कि एक पेज पर जो भी जितने भी 12 5 ईयर प्लान्स है उसको लिख ले और उसके मेजर पॉइंट्स को लिख ले। क्योंकि एक तो इस पे है कि प्रीलिम्स में बहुत ही डायरेक्ट सवाल आ सकता है, या फिर जो 5 ईयर प्लान्स है उसको कहीं आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके रखें।